नमस्कार। टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए परिचय की रिवाइज से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम शिल्पी है और आज की इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। चलिए आइए पहले प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है यहाँ पर है कि हमारा जो संस्कृति IAS है इंस्टीट्यूट के द्वारा GS फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। 30 मई से ये शुरू होगा। इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकेंगे और रेगुलर शाम को 6:30 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए। और वहीं आप इस कोर्स को जो है लाइव कोर्स और ऑफलाइन बैचेस में भी आपको उपलब्ध रहेगा। और अधिक कोर्स की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9555124124। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न कि अंतर्राज्यीय परिषद किसके बारे में? अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए पहला कथन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 भारतीय संसद को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन हेतु प्राधिकृत करता है। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आर्टिकल 263 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो वहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि भारतीय संसद इसका गठन करता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का कारण बनाने का इसमें क्या होता है, राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को जो है स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। क्लियर है? तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय संसद के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। देखिए ये आर्टिकल्स जो इसमें मेंशन है ना, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नॉट इवन इन्हीं आर्टिकल्स को, पॉलिटी के में जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं कभी कभी क्या होता है उन्हीं से डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा उनको। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नहीं की जाती, बल्कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती, यानी कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा लिया गया निर्णय, मतलब ये जो परिषद है अगर कोई निर्णय लेती है तो वो सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर बाध्यकारी होता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 2-3 फैक्ट्स है यहाँ पर। देखिए पहले कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बाध्यकारी होता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो, इतना बड़ा देश है तो सब पे बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि वो सलाहकारी होता है। क्लियर है? इसे संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप आर्टिकल 131 पढ़ेंगे तो इसमें ये नहीं लिखा कि चुनौती नहीं दी जा सकती है, बल्कि चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहे उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो सारे स्टेटमेंट्स आते हुए भी हम गलती कर सकते हैं। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है? चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। किस संदर्भ में ये पूछ रहा है प्रश्न कि ये जो कथन दिए गए हैं उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो किन किन को FDI के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? देखिए किस किस को शामिल किया जा सकता है से मैटर, पहले ये मैटर करता है कि FDI होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। चलिए उसको समझते हैं कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। ठीक है? जो व्यक्ति या कंपनी, कोई व्यक्ति या कंपनी जिस कंपनी में निवेश कर रहा है उसे कम से कम 10% का शेयर उस कंपनी में खरीदना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है कि उसे 10% का जो शेयर है वो खरीदना ही पड़ेगा उस कंपनी में, तभी तो FDI के अंतर्गत आएगा, तभी तो FDI कहलाएगा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। FDI क्या होता है? अब देखिए इसमें कह रहा है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड दिया है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश दिया है, वैश्विक निक्षेपागार यानी कि डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ दिया गया है, अनिवासी विदेशी जमा दिया गया है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप
स्टेप इसको थोड़ा सिंपली वे से हम इसको समझते हैं। जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपरिवर्तनीय बॉन्ड क्या होता है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर बॉन्ड दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है। एफडीआई क्या है, इक्विटी में निवेश की बात करता है ना, इक्विटी में निवेश की बात करता है एफडीआई, तो ये उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। बेसिकली इसको इस तरह से समझिए कि एक प्रकार का बॉन्ड है जिसको घरेलू मुद्रा के बजाय विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। तो ये रही मोटी मोटी इसके संदर्भ में बात। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्विटी में निवेश कर रहा है, यहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही हैं, बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित कर रहा है, तो यहाँ पर भी निवेश की बात कर रहा है। एफडीआई क्या है, निवेश की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस आधार पर हमारा ये जो ऑप्शन है इसमें इन हो जाता है। दूसरा कह रहा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश कर रहा है। कुछ शर्त कौन सी बताया था कि कोई व्यक्ति या कंपनी जिस कंपनी में निवेश कर रहा है उसमें 10% का शेयर जो है उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 10% शर्त की यहाँ पर बात की जा रही है, उससे जो अधिक है 10% के साथ शेयर खरीदने के साथ विदेशी संस्थागत में निवेश करता है। ये पूरी तरह से करेक्ट है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की ही बात की जा रही है और यहाँ पर भी बॉन्ड को किसमें परिवर्तित, इक्विटी में परिवर्तित करके ही निवेश की बात की जा रही है। वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ क्या होता है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जीडीआर बोलते हैं। तो इसको इस तरह से समझिए कि यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों में क्या करती है, अन्य देशों से पूंजी जुटाना चाहती है, तो वह कंपनी जीडीआर के जरिए पूंजी जुटाएगी। क्या करेगी, जीडीआर के जरिए पूंजी जुटाएगी, फिर वो उसमें निवेश करेगी। तो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर ये भी जो है निवेश कर रही है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, उन पैसों को जुटा के निवेश करने की बात कर रहा है। तो ये कथन भी हमारा इसमें इन हो जाता है, ये ऑप्शन भी। तो क्या कह रहा है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आ सकते हैं, देखिए अभी तीनों तो आ सकते हैं। इसमें समझ आ गया कि सब में भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और 10% से अधिक के शेयर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर अनिवासी विदेशी जमा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं निवेश की बात की जा रही है, यहाँ जमा है, डिपॉजिट की बात की जा रही है। तो देखते हैं ये आता है या नहीं, इसको ऐसे समझते हैं। इसको देखिए बोलते क्या है, एक्चुअली नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल की बात करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, अनिवासी विदेशी जमा डिपॉजिट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो विदेश में रहने वाले भारतीय एक एनआरई सेविंग्स, ठीक है, एक एनआरई सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, या फिर हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जहां वो पैसा जमा कर सकते हैं जिसे भारतीय अकाउंट में उस पैसे को भेजा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जमा की बात तो इसमें कहीं नहीं की जा रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और जबकि ये डिपॉजिट कर रहा है पैसों को, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। इस हिसाब से इसमें कौन कौन से इन हो जाएंगे हमारे एफडीआई के अंतर्गत, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देख लेते हैं कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये एक जूनोटिक रोग है जो केवल बंदरों को संक्रमित करता है। देखिए ये तो बात सही है कि अभी चर्चा में बहुत बना हुआ है। मंकी पॉक्स किस किस कारण से बना है उसे हम पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए जूनोटिक रोग क्या होता है पहले ये समझिए, इसके बाद समझ जाएंगे कि क्या ये बंदरों में होता है सिर्फ। जूनोटिक रोग क्या होता है, इसमें जानवरों से मनुष्यों में इसका संक्रमण फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि केवल बंदरों को संक्रमित करता है। आप देखेंगे बंदर के साथ साथ और भी कई जानवर, जिसमें हम देख सकते हैं चूहे हो गए, खरगोश हो गए, ठीक है, इसमें आप देखेंगे गिलहरियाँ हो गई, प्रेरित कुत्ते हो गए, इत्यादि जानवरों में भी इस तरह के जो संक्रमण है पाया जाता है और उनसे क्या होता है, मनुष्यों में भी ये फैलता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है कि सिर्फ बंदरों को संक्रमित करता है। अब बात आती है कि इसका नाम अगर ऐसा नहीं है तो मंकी पॉक्स क्यों पड़ा। देखिए मंकी पॉक्स इसका नाम क्यों पड़ा था, 1958 में सबसे पहले अफ्रीका के नाइजीरिया में एक केस पाया गया था बंदरों में, इसको लेकर तभी उसका नाम क्या पड़ गया, मंकी पॉक्स पड़ गया। तो वहाँ से इस संक्रमण का जो है जन्म हुआ, वहाँ पर सबसे पहले इसका केस मिला था नाइजीरिया में 1958 में, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। तो यहाँ पर बेटी बात मोटी मोटी बात यह है कि बंदरों को ही नहीं बल्कि अन्य जानवरों को भी संक्रमित करता है, जिसके कारण ये जूनोटिक रोग कहा जाता है, जो जानवरों से मनुष्यों में भी संक्रमित हो जाता है, मनुष्य भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यह दक्षिणतम एशिया की स्थानिक बीमारी है।
देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये दक्षिण एशिया की स्थानिक बीमारी नहीं है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में, ठीक है। और आप देखेंगे अभी कि पश्चिमी अफ्रीका, और ये जो पश्चिमी अफ्रीका में ज़्यादातर है, ये स्थानिक बीमारी है। अफ्रीका में बेसिकली ये स्थानिक बीमारी है, ना कि दक्षिण एशिया में है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। ऊपर से कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो हम अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए अभी तक किसी विशिष्ट टीके को विकसित नहीं किया जा सकता है। माफ़ी चाहती हूँ, नहीं किया जा सका है ना, नहीं किया जा सकता नहीं है। देखिए, ये दुर्लभ वायरल है अभी, ठीक है। तो इसके लिए अभी कोई ऐसा विशिष्ट टीका जो है अभी विकसित नहीं किया जा चुका है, विकसित नहीं किया जा गया है अभी तक। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा टीका भी निकाल लिया जाए इसके लिए, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा ये कथन ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई देखेंगे कि कोई विशिष्ट टीका नहीं है अभी हमारे देश में। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है? केवल तीसरा कथन ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन कह रहा है, इन्हें सामान्य म्यूचुअल फंड के विपरीत, किसके विपरीत? सामान्य म्यूचुअल फंड के विपरीत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एवं व्यापार किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसको हम और थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं कि ETF होता क्या है। ETF ही है ना भाई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? ETF है। तो ETF एक प्रकार का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जाता है। तो ETF समझ आ गया। और यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड के विपरीत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एवं व्यापार किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कथन हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, कह रहा है भारत 22 भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला प्रथम ETF है। देखिए, अभी तक ये जानना होगा कि कितने ETF आ चुके हैं। ये पहला है तो फिर इसका नाम यही होगा। दूसरा है तो वो कौन सा है? तो कौन कौन से ETF जारी किए जा चुके हैं? देखिए, 2 ETF हैं। हालांकि भारत 2022 जो है वो दूसरा ETF है, जबकि आप देखेंगे कि पहला ETF जो है वो CPSE ETF है। कौन सा है? CPSE ETF है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, CPSE ETF जो है वो पहला ETF है, जबकि ये दूसरा है। यहाँ कह रहा है कि ये पहला है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि पहला तो नहीं है ना ये। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक सही है, वो आपके सामने है। वो क्यों सही है? आइए व्याख्या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न लाने का मतलब है कि आप देखिए मैपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, मैम पढ़ा रही हैं उसके थ्रू भी। इसी तरह से वहाँ से लेकर क्या है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ताकि आप रिलेट कर सके कि किस तरह से मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस तरह से आपका अभ्यास भी बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जापान पीला सागर यानी कि येलो सी एवं उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। इनका कहने का मतलब है जापान जो है पीला सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। भाई इसको कैसे समझें? इसको मैप के थ्रू समझेंगे। तो हम यहाँ पर इसके लिए छोटा सा मैप लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो शिकोकू है वो दक्षिणतम द्वीप है जापान का, ठीक है भाई। जबकि होकाइडो जो है वो जापान का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब हम चलिए इसे मैप से समझते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है या नहीं। तो जापान में जो पीला सागर और उत्तरी प्रशांत सागर के बीच में है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस वाले मैप में देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए ये येलो सी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जापान है, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये जापान का पूर्वी जो सागर है वो हिस्सा है। अब ये क्यों बताया समझाती हूँ। ये कह रहे हैं पीला सागर और यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बीच में। तो आप देखिए इसके बीच में तो नहीं है, इसके बीच में तो यहाँ पर ये भी है। तो किसके बीच में जापान है? यहाँ पर सी ऑफ जापान यानी कि जापान का पूर्वी सागर यहाँ पर है उसके, और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको जापान देखने को मिलेगा। वही वहाँ कह रहे थे, देखिए इसमें स्पष्ट नहीं है इतना, इसलिए आप इस मैप पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप जो है होकाइडो है। ये पूरी तरह करेक्ट है, आप देख भी रहे। इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि करेक्ट है, ये आप खुद भी देख रहे हैं। होकाइडो जो है सबसे उत्तरी द्वीप है जापान का। जबकि कह रहे हैं दक्षिणतम द्वीप इसका शिकोकू है। आप क्या देख पा रहे हैं कि दक्षिणतम जो इसका द्वीप है वो शिकोकू है? नहीं, जबकि क्यूशू है। जापान का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो क्यूशू है, ना कि शिकोकू है। तो वापस प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि पीला सागर और उत्तरी प्रशांत सागर तो है, लेकिन पीला सागर नहीं, बल्कि जो जापान का जो सागर है पूर्वी सागर, उसके और इसके बीच में है जापान। शिकोकू तो है वो उसका
दक्षिणतम बिंदु नहीं है बल्कि क्यूशु है। वही होकाइडो जो है उसका सबसे उत्तरी द्वीप है, तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ ये गलत है क्योंकि शिकोकू दक्षिणतम द्वीप कहा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए हमारे दोनों कथन ठीक नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ये रही इसकी व्याख्या। और देखिए इस तरह से मैप है, आप इस तरह से मैप के साथ अगर ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो बेहतर समझ बढ़ेगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस में आगे से गलती नहीं होगी। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।